हेलो व्यूअर्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ, जो BHIC 133 का इकाई 1 है। तो इस चैप्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमारा, वो है ये 1.2। यहाँ आप देखिए, जो है अरबी और फारसी की ऐतिहासिक परंपरा। तो इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखें 2 है। ये जो अरबी और फारसी की ऐतिहासिक परंपरा है, इससे सवाल इस तरह आ सकते हैं कि अरबी और फारसी की ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर अरबी तथा फारसी ऐतिहासिक लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए एवं उनकी लेखन शैलियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतिहास लेखन की अरबी व फारसी परंपरा की प्रमुख विशेषता बताएं। तो चलिए हम देखते हैं अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा है क्या। तो इस्लामिक काल में सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी में लिखा गया था, क्योंकि अरबी इस्लामी विश्व की भाषा थी। यहाँ एक लेखक आते हैं, राइटर, जो है A.K. निजाम। उनका यह मानना था या फिर यह कहना था कि अरबी परंपरा ने लोकतांत्रिक आदर्शों को संजो कर रखा था, और वो इतिहास को राष्ट्र के जीवन कथा के रूप में मानते हैं। मतलब कौन? A.K. निजाम राष्ट्र को जीवनी के रूप में मानते थे, माने जीवन कथा के। इस प्रकार उनके आख्यान न केवल शासकों, राजनीतिक घटनाओं और शिविरों की कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं, बल्कि वे आम आदमी के जीवन की बात भी करते हैं। कौन? A.K. निजाम, ठीक है। ये मतलब आप अगर राइटरों को नाम लिख करके अगर ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, इसलिए एक आध ठो राइटरों के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। अरबी की ऐतिहासिक परंपरा देखिए वो क्या कहते हैं। और अरबी की ऐतिहासिक परंपरा राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन को भी सम्मिलित करती है, और इस प्रकार सॉरी यह दृष्टिकोण में अधिक लोकतांत्रिक थी। अरबी की ऐतिहासिक परंपरा को वास्तव में युग के इतिहास के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसको? अरबी की ऐतिहासिक परंपरा को युग के इतिहास के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला अरबी ऐतिहासिक लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पवित्र कुरान और मौलिक रूप में कलमबद्ध करने के लिए इकट्ठी की गई परंपराओं की आलोचनात्मक रूप से छानबीन करने की आवश्यकता थी, ठीक है। उस समय मतलब पवित्र कुरान जो था और उसकी जो मौलिक रूप में जो कलमबद्ध किया गया था, कलमबद्ध करना था पवित्र कुरान को, तो उससे इकट्ठी की गई जो परंपराओं की आलोचनात्मक रूप से छानबीन करने की आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय किसी को लेखन नहीं आती थी, तो वो बातों पर मतलब कोई भी किताब को लेखनबद्ध करने के लिए दूसरे को सुनी सुनाई कहानियों पर वो लिखते थे। तो उसकी ही छानबीन करने की आवश्यकता थी, ताकि वो सत्य और एकमात्र सत्य को प्रस्तुत करने की गहरी इच्छा के लिए इस्नाद की परंपरा विकसित हुई, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी परंपरा विकसित हुई? इस्नाद की, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका विकास हुआ किसका? इस्नाद का। इस संदर्भ में अल बलादुरी, ठीक है, एक है। इस संदर्भ में अल बलादुरी की रचना फतुल बुल्दान उत्कृष्ट है। बलादुरी हर घटना का वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला और प्रत्येक विश्वसनीय स्रोत के संदर्भ में करता है। अल मसूदी ने भूगोल के साथ इतिहास को जोड़ने का एक नया आयाम शुरू किया। किसने? अल मसूदी ने, ठीक है। अल मसूदी क्या था? एक महान यात्री थे, ठीक है। उन्होंने भारत और श्रीलंका का भी भ्रमण किया, और भारत और श्रीलंका का भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं को कलमबद्ध किया, ठीक है। मतलब भारत और श्रीलंका का सैर करने के बाद, भ्रमण करने के बाद उनके विचार में जो आया, तो वो रचनाकार भी थे, तो वो अपना रचना के और उस रचना में उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभव को भी, विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक ज्ञान को भी उसमें जोड़ा। इस प्रकार भौगोलिक वातावरण को उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण घटना बना दिया। इसमें उन्होंने मानवीय ऐतिहासिक विश्व विकास के साथ भौगोलिक तथा तथ्यों को सही संबंधित किया, ठीक है, सही संबंधित किया, और इस प्रकार कारण और प्रभाव का प्रयोग कर व्याख्या को जोड़ा, और जो वैज्ञानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11वीं सदी में
अरबी ऐतिहासिक लेखन में एक और आयाम जुड़ गया। यह यह था कि दरबार से जुड़े अधिकारियों और विद्वानों ने अपने शासकों को घटनाओं का इतिहास लेखन शुरू किया। मतलब उस समय 11वीं शताब्दी में क्या हुआ ना कि दरबार में जो विद्वान रहते थे और अधिकारी रहते थे, तो वो लोग शासकों को खुश करने के लिए अब शासकों के जीवनी या फिर उनके जीवन में क्या क्या घटना घटती थी उसके बारे में लेखन शुरू कर दिया। इसमें अरबी ऐतिहासिक लेखन के स्वर और रूप को काफ़ी बदल दिया। इसने शासक अभिजात वर्ग के व्यक्तिगत पूर्वग्रह, ईर्ष्या, पसंद और नापसंद के घटक को जोड़ा और इतिहास लेखन का ध्यान आम लोगों की बजाय दरबार की राजनीतिक और अभिजात वर्ग पर केंद्रित कर दिया। तो क्या किया, मतलब जो आम लोगों के ऊपर जो लिखते थे वो कौन लिखते थे, एक ही निजाम। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद फिर जो आए नए अधिकारी जो कि राज दरबार में थे, अधिकारी और विद्वान, वो शासकों को खुश करने के लिए अब आम आदमी के जीवन की घटनाओं को ख़त्म करके वो मतलब राजाओं शासकों का इतिहास लिखने लगे। ठीक है, तो अभिजात वर्ग पर केंद्रित किया। तो अब तक हमने देखा अरबी की ऐतिहासिक परंपरा के बारे में। इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है अरबी की ऐतिहासिक परंपरा के बारे में, इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हो तो काफ़ी है। ठीक है, अब हम कुछ नज़र डाल लेते हैं फारसी ऐतिहासिक लेखन के बारे में। तो फारसी ऐतिहासिक लेखन ने इतिहास के दायरे को संकुचित कर दिया और इसे उस युग के सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक की तुलना में राजनीतिक, ऐतिहासिक और शासकों और कुलीनों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। मतलब जो फारसी ऐतिहासिक थे वो वंशवादी इतिहास बन गए थे। राजाओं और अभिजात वर्ग के इतिहास के बारे में, जो फारसी इतिहास थे वो राजा और अभिजात वर्ग के इतिहास के बारे में था। ठीक है, फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचना का मूल्य बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचना समर्पित करना पसंद किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शासकों और इतिहासकारों का नाम है जिन्होंने अपने रचनाओं को शासकों को समर्पित किया था। तो पहला रचना आती है मिनहाज का। ठीक है, तो मिनहाज सिराज जुजानी ने अपनी तबकाते नसरी को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख़ फिरोज शाही को, फिरोज शाह तुगलक को और आरिफ कंधारी ने अपनी तारीख़ अल्फी अकबर को, और इसी तरह मोहम्मद खां ने अपनी इकबाल नामे जहांगीरी को समर्पित की थी। फारसी इतिहास में अधिकांश शिक्षित वर्ग, विद्वानों और संतों पर चर्चा का अभाव पाया जाता है और उनका उल्लेख आमतौर पर शासकों के संदर्भ में किया जाता है। मिनहाज का काल महान चिश्ती और सुहरवादी संतों की सूफी गतिविधियों के कारण जीवित था, लेकिन वे काफ़ी हद तक उसके वर्णन से गायब थे। हालांकि बर्नी का इतिहास भी काफ़ी हद तक फारसी ऐतिहासिक परंपरा में आता है, लेकिन उसके लेखन में एक सूक्ष्म बदलाव स्पष्ट है। वह विद्वान और सूफियों का उल्लेख करता है। दरबार के जीवन के चरित्रण में वह संगीतकार, नृत्यकत बीबी मिहिर अफरोज का उल्लेख करता है। इसी प्रकार हालांकि वह निचले वर्ग के जन्म लेने वाले से घृणा करता था, पर इस प्रक्रिया में वह उनके बारे में बताता है जो सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे। ठीक है, तो अबुल फजल ने अपने लेखन में अरबी और फारसी दोनों इतिहास लेखन की शैलियों को मौलिक रूप से संशोधित और संयोजित किया। बाद में आमतौर पर सभी इतिहासकार ने विद्वानों और साहित्यकार को सूफियों को राजनीतिक वर्णन के साथ शामिल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये था आपका अरबी और फारसी ऐतिहासिक के बारे में, ऐतिहासिक परंपरा के बारे में, जो कि आपका BHIC 133 का है, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको इस पर से और भी टॉपिक बता सकती हूँ, तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।